तो नमस्कार और जय हिंदी साहित्य बैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले कुछ दिनों से परस्पर वीडियो नहीं आ पा रहे थे और जो भी स्केड्यूल्ड वीडियो थी केवल वहीं आ पा रहे थे क्योंकि रिसेंट में कई सारी घटनाएं घटी। तो क्योंकि कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स है जिसके कारण मैं परस्पर एक्टिव नहीं था। तो पर अब उन सारी चीज़ों को भरने का काम किया जाएगा। तो आज एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने आया ना कि जो दो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, यानी कि जॉर्ज बुश और व्लादिमीर पुतिन, जो कि नए नए प्रेसिडेंट बने थे उस समय के। तो उन दोनों की एक ट्रांसक्रिप्ट है। वो ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है कि जैसे अगर दो लोग किसी कॉल पर बात किए तो उनका एक रिटन फॉर्म इन एनी लैंग्वेज, उसे हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। ठीक है। तो जो अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये है रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, और जो इनके साथ हैं वो हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि उस समय के यूएस के प्रेसिडेंट थे। उस समय से मेरा मतलब है कि यानी कि 2001 के करीब दोनों नए नए प्रेसिडेंट बने थे अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इनके रिगार्डिंगली हर एक चीज़ जो उस समय के एक फ़ोन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट जो कि बहुत वायरल हो रही है, जिसमें रही पुतिन जो है स्पेशली ही इज सीरियस कंसर्न अबाउट कि भाई पाकिस्तान में किस तरह की घटनाएं हो रही है और पाकिस्तान आने वाले समय में किस तरह का थ्रेट बन सकता है। And so far, accordingly, George W. Bush, he has also raised concern about China and many other countries. So आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि इन दोनों के ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया और क्या क्या बात हुई है इनके ट्रांसक्रिप्ट में फोन कॉल पे, वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो इस पीडीएफ है ये पब्लिश किया गया दी व्हाइट हाउस के द्वारा। व्हाइट हाउस जो आपको पता है कि वहाँ की पार्लियामेंट है, कहाँ की, यूएस की। और ये कब रिलीज किया गया? 8वें महीने में। ठीक है। यानी कि 22 अगस्त के करीब इसे रिलीज किया गया। ये क्या है, एक तरह से मोमरेंडम ऑफ कन्वर्सेशन से आप समझिए कि जो भी बातचीत हुई है उस समय के फ़ोन कॉल पे किस किस के द्वारा, व्लादिमीर पुतिन और रशियन प्रेसिडेंट जो थे व्लादिमीर पुतिन उस समय नए नए बने थे। 2001 में रशिया के प्रेसिडेंट पहली बार वो बने थे, जब कोल्ड वर्ल्ड वार के बाद 1991 के बाद पूरी दुनिया में जो यूएसएसआर थी जिस तरह से फैली हुई थी वो 17 टुकड़ियों में बट चुकी थी। उसके बाद जब रशियन प्रेसिडेंट यानी कि व्लादिमीर पुतिन बने थे तो उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि 43rd प्रेसिडेंट बने थे यूनाइटेड स्टेट के, उन दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है उसे पब्लिक किया गया व्हाइट हाउस के द्वारा, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो भी पीडीएफ है पीडीएफ है, ये आप जाके देख सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव जो कि यूनाइटेड स्टेट का ऑफिशियल, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल पेज है, उस पे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव, जिस पर आपको ये सारी चीज़ें पीडीएफ मिल जाएंगी। मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जो बात है ना इसमें, ये जो देखिए यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है कि 16 जून 2001 की बातचीत है। ठीक है। और ये लगभग दोपहर के करीब बातचीत है। इस बातचीत में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं ना जो कवर किए गए हैं, और मैं समझता हूँ कि उन पॉइंट्स को अगर मैं एक तरह से अगर आप देखेंगे उस चीज़ को तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से डीपली इंसाइट रखते थे व्लादिमीर पुतिन उस वक्त भी। एंड मैं समझता हूँ कि इन प्रकार की चीज़ों को अगर गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि भाई एक एजेंट, एक स्पाई एजेंट का किसी भी देश का प्रेसिडेंट बनना इज़ हाउ ग्रेटफुल टू दैट दैट कंट्री। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, और हो सकता है मेरी थोड़ी वीडियो लंबी हो। तो व्लादिमीर मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा केवल उसी को हाईलाइट करूंगा। ठीक है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स है, वहाँ पे जो यूएस के प्रेसिडेंट है कहते हैं गुड पीपल थॉट दैट आई एम आइसोलेशनिस्ट एंड आई डेंट केयर अबाउट यूरोप। यानी कि वो थोड़ा हाईलाइट करना चाहते थे कि मैं यूरोप के बारे में, लोग कहते हैं कि मैं कंसर्न नहीं करता, लेकिन देखिए मैंने टेक्सास विजिट किया एंड दिस वो अपने आप को बटरिंग कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से चालू होती। तो प्रेसिडेंट यानी कि जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं वो कहते हैं कि वी शुड बी फ्रैंक एंड फॉरवर्ड। पुतिन कहते हैं यस दिस मीटिंग विल बी पर्सनल, कोटिंग दिस सम इशू विल बी वर्किंग ऑन लॉन्ग टाइम। तो इसमें जो मैं मेन पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ ना, ये है कि किस तरह से रशियन प्रेसिडेंट और यूएस के जो प्रेसिडेंट थे यानी जॉर्ज बुश, ये दोनों चाहते थे कि यूएस के रिलेशन बहुत अच्छे रहे। यानी कि 2001 से लेकर 2008 तक जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे वो यूएस के प्रेसिडेंट रहे, और व्लादिमीर जो पुतिन थे वो भी प्रेसिडेंट थे। तो उनके बीच किस किस तरह से रिलेशन शुरू होते हैं देखिए। आप पुतिन कहते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड सोवियत गुड विल चेंज द वर्ल्ड,
voluntarily, and Russia gave up thousands of squares of kilometer country of territory unheard of Ukraine, part of Russia for centuries given away. Kazakhstan gives part away. The Caucasus too hard to imagine and done by party bosses. अब देखिए ये कंसर्न पुतिन 2001 में ही रेज कर रहे थे कि जिस प्रकार से यूक्रेन हमारे, क्योंकि यूक्रेन वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट जो कि दैट हैज़ बीन कटन आउट फ्रॉम द चाइना रसिया एंड कजाकिस्तान आल्सो। तो वो जो था ना वो उनकी हिस्ट्री रिवाइंड उसको करता था कि भाई देखो ऑल दिस थिंग बिलोंग्स टू अस बट डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग वी हैव बीन पार्टेड अवे। और ये एक पुतिन के लिए बहुत बड़ा आज भी एक चैलेंज है और इसको अपने एक कह सकते हैं मैनिफेस्टो में मान के चलते हैं कि मुझे यूएसएसआर फिर से एक तरह से बनाना है। उसके बाद उन्होंने चेचनिया के खिलाफ भी कंसर्न जारी किया कि चेचनिया द रसिया लेफ्ट इन 1996 एंड देन विट व्हाट हैपेंड। वो कहते हैं कि चेचनिया को भी 1996 में जब कोल्ड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे खाली कर दिया रसिया ने चेचनिया को। चेचनिया मोस्टली मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, कंट्री नहीं है, काइंड ऑफ रसिया के ही अंदर में है। फॉरेन अफेयर्स एवरीथिंग विल बी मैनेज बाय रसिया, बट वो कंट्री एक रिपब्लिक है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उस समय G8 का पार्ट हुआ करता था, जापान भी G8 में हुआ करता था और रसिया भी अब तो G7 हो गया था, लेकिन अब तो G6 हो गया क्योंकि रसिया को भी निकाल दिया, जापान को भी निकाल दिया। तो दिस वाज नेवर डन लाइक पोलैंड और G2। बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स लेवल पे, ठीक है। पुतिन फिर कहते हैं कि मैं नॉर्थ कोरिया विजिट किया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट मान रहा था कि इस तरह की चीज़ है, ठीक है। अब जो मेन चीज़ मैं इस ट्रांसक्रिप्ट में देख रहा था वो कहते हैं कि when Soviet fell apart, dangers appears on a Russian southern border. We face Islamic radicalization. I needed leverage and could get it no other way. The old leverage was gone. My new friend deserted me. There was no debt reduction. ये जो पॉइंट है ना कि वी फेसेस इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, और वो बताता है कि कहाँ से आएंगे लोग। रसिया जब अपार्ट जब कट रहा था तो उसके प्रति बहुत सारा जो गल्फ के कंट्रीज थे और भी यूएस के द्वारा बैक्ड मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज थे उनके द्वारा रेडिकलाइजेशन स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि मिड 70s 80s और 90s में रसिया एक्टिवली पार्टिसिपेटेड था, एक्टिव था इनटू अफगानिस्तान एंड ऑल ईरान। उसके बाद उनको डंप कर देना, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट कहते हैं कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि चेचन्या भी एक बहुत बड़ा दिक्कत रहा तुम्हारे लिए, उस पर तुमने माइनॉरिटीज़ के राइट को कंट्रोल करना है, दिस ये सब तो चीज ठीक है, लेकिन जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा जाता है ना कि लीडर शुड बी विजनरी, और किस तरह से वो अपनी विजन को यूज करता है और किस तरह से यूएस अपनी आने वाली अपकमिंग 30-40 ईयर की स्ट्रेटजी बनाता है, वो बहुत ही दिलचस्प है। ये वाली जो पैरा थी इसमें जो यूएस के प्रेसिडेंट कहते हैं कि रसिया बिलोंग्स टू द वेस्ट, इट इज़ नॉट आवर एनिमी, इन 50 ईयर्स चाइना कुड बिकम अ बिग प्रॉब्लम। ये देखकर मुझे लगा कि भाई हाँ, यूएस भी उस समय कंसर्न था चाइना के लिए। ये बात है लगभग 2001 के करीब की, और 2001 में आप सोच सकते हैं कि वो इमेजिन कर रहे थे कि भाई आने वाले समय में चाइना उनके लिए थ्रेट बन सकता है, क्योंकि 90s और 2000 में जिस प्रकार से चाइना ने ग्लोबलाइजेशन के उस पीक पर पहुंचा और जो रिवर्स टेक्नोलॉजी का जो कहते हैं ना उसको अपनाया, बहुत सारे अपने लोगों को सिलिकॉन वैली और जगह फिट करना, फिर वहाँ की सिटीजनशिप दिलाना, फिर उसके बाद उनके द्वारा उन्हीं की कंपनी यूएस की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराना, फिर टेक्नोलॉजी को चाइना में भेजना और फिर धीरे धीरे उन्हीं की रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट को बनाना, फिर उसके बाद उसको सेम यूएस और यूरोप में बेचना इज काइंड ऑफ ग्रेट थिंग दैट चाइना हैज डन सो फार। उसके बाद जो भी चीज़ें थी, पुतिन कहते हैं कि भाई वी कांट फॉरगेट आवर हिस्ट्री विथ ईरान एंड एवरीथिंग। वो आप देख सकते हैं कि दो देश के दो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दे हैव ईच एंड एवरी डिटेल। आप सोच सकते हैं कि इस पद पर बैठकर उसको कोई ब्रीफिंग करने वाला नहीं, क्योंकि पुतिन खुद एक एजेंट रह चुके थे। एंड हाउ ही यूज टू हैव अ नॉलेज अबाउट रसिया अफगानिस्तान। अभी अब मैं बात करूंगा आगे पाकिस्तान के बारे में, वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रसिया, एवरीथिंग, मतलब पोलैंड, इजिप्ट, यूक्रेन, कजाकिस्तान, चेचन्या। तो आगे वो कहते हैं कि एवलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, वो पुतिन तैयार थे कि भाई मैं ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं प्रोवाइड करूंगा। फिर यहाँ पे पुतिन के द्वारा एक और क्वेश्चन रेज किया गया कि जो जर्मनी है वो ईरान के लिए 28 मिलियन देहराम का जो क्रेडिट लाइन खोल देता है, ये नॉर्मल नहीं है, ये फिर उसका यूज़ करेगा वेपन के लिए, कंसर्न रेज करता है। और जो अब जो पॉइंट आता है ना, ये तो आई वॉज शॉक्ड कि क्योंकि ये रिलीज इस टाइम पे किया गया है जब रसिया और पाकिस्तान के रिलेशन धीरे धीरे सुधर रहे थे। तो पुतिन कहते हैं कि आई एम कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान, इट इज जस्ट अ जुंता विद न्यूक्लियर वेपन्स
and it is no democracy, yet the West makes no criticism of it. So talk about it. देखिए, मैं यहाँ पे जो जो भी लाइनिंग है मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ कि आई एम कंसर्न अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रति मेरी चिंता है। इट इज़ जस्ट अ जनता। जनता वो होता है काइंड ऑफ जैसे म्यांमार के लिए यूज किया जाता है, और भी जो मिलिटरीली रूल्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली इन दे पोजेस टू बी डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री, बट दे हैड बीन रूल्ड बाय द आर्मी और देयर जनरल्स। जैसे पाकिस्तान में भी बहुत सारे, जिया उल हक हो गया, फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ जो कि वहाँ के आर्मी चीफ जनरल थे, फिर उसके बाद अभी आसिम मुनीर के द्वारा, आप सबको पता है कि जो आसिम मुनीर है वो अपने आप को खुद को फील्ड मार्शल और पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरह की चेंजेस कर करके खुद को उस लेवल पे पहुंचा दिया है कि वो सबसे बड़ा पावरफुल हाथ बन चुका है। तो जनता उसी को कहा जाता है जिस देश में आर्मी इज रूलिंग द कंट्री और वहाँ के पॉलिटिशियंस उतने बड़े पावरफुल नहीं हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि इट इज़ नो डेमोक्रेसी। क्यों नहीं वेस्ट इसके बारे में बात करता है, क्यों नहीं वेस्ट इसकी क्रिटिसिज्म करता है? तो प्रेसिडेंट कहते हैं ग्लैड टू सी द थ्रेट इज नॉट एन यूनाइटेड स्टेट रसिया क्लैश। इन एक चीज तो डेफिनेटली क्लियर होनी चाहिए कि देर इज नो परमानेंट फ्रेंड इन टू दिस, एंड द पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दियर फेवर, ऑलवेज लुकिंग फॉर दियर इंटरेस्ट। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन इस चीज, देखिए इससे इन्होंने दो तरह के अटैक कर दी। एक तो जो पुतिन का जो कंसर्न था पाकिस्तान के खिलाफ, उसको भी रेज कर दिया, एंड साथ ही साथ पुतिन ने चाइना के प्रति भी बोला कि आई नेवर कंसिडर्ड यू एज अ थ्रेट इवन ड्यूरिंग द कोल्ड वार, आई एग्री एंड रोट डाउन सेड अबाउट चाइना एंड 50 years एंड वी आर वाचिंग केयरफुली। वो कहता है कि हम चाइना को भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से आने वाले समय में वो चीज़ करता है। और ये देखिए एक जो सरकासम वे है ना, जो यूएस के प्रेसिडेंट है जॉर्ज बुश, कहते हैं द कोल्ड वार वाज अ टाइम ऑफ सस्पिशन एंड कंपटीशन एंड डिमिनिशिंग ईच अदर। खुद को नीचे गिराना और कंपटीशन का समय था। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि दिस इज द आई क्यू, यू डिड द डिमिनिशिंग पार्ट वेरी वेल। यानी तुमने तोड़ने में बहुत ही अच्छा काम किया जिसे मुझे 17 पार्टों में तोड़ दिया। उसके बाद पुतिन कहते हैं कि लेट मी फिनिश विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान फर्स्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में मुझे खत्म करने दीजिए। अफगानिस्तान इज एट वार, इट रॉक्स आवर बोट, उसामा बिन लादेन इज सिटिंग देयर, वी स्टार्टेड टू कॉपरेट बट देन the leak about Afghan working group broke last year. I thought it was a work of forces opposed to this sort or any sort of Russian American cooperation. I lost agent on पुतिन। मतलब आप सोच सकते हैं किस लेवल का डीप नॉलेज रखते थे उस समय। आप वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स थे जब ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर पर अटैक किया, तो उसके बाद उन्होंने कॉल करके कहा कि भाई आई एम रेडी टू हेल्प यू इन एनी मैनर। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरी फाइल है ना, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ उनके द्वारा सीरियस कंसर्न रेज करना, पुतिन पुतिन ने क्या, पुतिन ये भी रेज करते हैं कि भाई जो साउथ एशियन है उसके प्रति किस प्रकार से यूएस का जो कह सकते हैं दोगला व्यवहार रहा कि व्हाट शुड वी डू विद तालिबान, आई आस्क्ड क्लिंटन हु नेवर गिव बैक अप अ स्ट्रेट आंसर। तो पुतिन जो थे ना वो मतलब तालिबान को सपोर्ट करना इस उनका भी एक तरह से परिणाम था, क्योंकि 70s 80s में जिस प्रकार से तालिबान को बढ़ावा यूएस के द्वारा दिया गया, अरे सॉरी रसिया के द्वारा दिया गया, उसको बढ़ावा ना दे, तो वो चीज़ बाद में जाके उनके ऊपर ही बैकफायर कर गई। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट अफगानिस्तान में आ जाता है। उसके बाद दैट्स ग्रेट, नाउ लेट मी रिटर्न टू द नाटो। अब यहाँ पे देखिए ये दिखाता है कि 2001 के करीब, 2001 में भी किस प्रकार से कंसर्न था पुतिन के अंदर नाटो के लेके। कहता है कि यू हैड मेड एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट व्हेन यू सेड दैट रसिया इज नो इन व्हाट यू सेड अबाउट 50 years इन द फ्यूचर इज इम्पोर्टेंट। फिर कहते हैं व्हाट वी लेफ्ट आउट ऑफ नाटो। पुतिन ये कन्विंस करना चाहते, पुतिन जेन्युइनली चाहते थे कि भाई मेरे यूएस के साथ रिलेशनशिप सुधरे, इस लेवल पर सुधरे कि आप सोचिए। वो कहते हैं कि हमने 1954 में सोवियत ने अप्लाई किया था टू ज्वाइन नेटो, और कहते हैं कि आई हैव द डॉक्यूमेंट्स, इफ रसिया नॉट पार्ट ऑफ कोर्स इट फील्ड्स लेफ्ट आउट। तो कहते हैं कि अगर रसिया इसके पार्ट नहीं तो हमें लेफ्ट आउट फील्ड होता है। और पुतिन ये भी कंसर्न करते हैं कि वाई नाटो इज एक्सपेंडिंग, enlargement of NATO is not necessary। उसके बाद टोटली बताते हैं कि NATO gave negative answer without four specific reason, the lack of Austrian settlement, totalitarian grip of Eastern Europe and need for Russia cooperation with the imminent disarmament process। उसके बाद नाटो देखिए, द फैक्ट इज दैट नाटो इज इनलैंडिंग वी हैव नथिंग टू से, बट पुतिन कहते हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं कहने को इस चीज़ के प्रति जब नाटो इस तरह से बढ़ा रहा है खुद को। तो ये था डॉक्यूमेंट। और उसके बाद आई हैव गोइंग टू सेंड बिजनेस डेलीगेशन। तो खैर वो जो थोड़े बहुत कोऑपरेशन और बिजनेस की बातें होती हैं वो तो चलती रहेंगी उसकी। तो इस डॉग के थ्रू मैं यही आपसे समझाना चाह रहा था कि जो दुनिया के टॉप पावरफुल लोग बैठते हैं एक साथ, वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ डॉक्यूमेंट सारे शेयर करते हैं, और इनके
इनके लिए जो डिस्पैरिटी है समाज में, क्योंकि पुतिन जो है एक कम्युनिस्ट विचारधारा से आते हैं। बीच में इनकी एक इसी चैट में वो कहते हैं कि जो ये बात होता है उसमें कि प्राइवेटाइजेशन इज अ काइंड ऑफ, प्राइवेटाइजेशन वाज स्पेशली वीक, सम पर्सन ग्रू वेरी पावरफुल। तो ये दिखाता है कि कम्युनिस्ट विचारधारा अभी भी उनके अंदर थी। तो खैर ये था, और इसका मैं कंक्लूजन बताना चाहता हूँ आपसे कि पुतिन और जॉर्ज बुश जो दोनों उस समय 2001 में प्रेसिडेंट थे यूएस और रिस्पेक्टिव कंट्री रसिया के, Putin has always been active throughout their security, throughout their economy, throughout their growth of his country. He is always has been portrayed himself or done many things to make his a nationalist. Okay, जैसे हमारे देश में भी मोदी जी अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं राष्ट्रवादी नेता हूँ, आई प्रेफर माई कंट्री ओवर एनीथिंग। तो पुतिन के पास किस प्रकार की नॉलेज थी कि भाई अफगानिस्तान में भी क्या हो रहा है, उसके लिए कंसर्न दिखाना, तालिबान का जो इशूज़ था वो भी रेज किया उन्होंने, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से वो थ्रेट आने वाले समय बन सकता है न्यूक्लियर्स को लेके, क्योंकि वो ईरान के पैसे के लिए अपने वो कुछ नहीं देखेगा। नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसने बेचा? पाकिस्तान नहीं बेचा ना, पाकिस्तान के पीएचडी प्रोफेसर ने। उसके बाद जो न्यूक्लियर उसमें थे, उसके बाद पुतिन का ये भी कहना था कि ईरान को टेक्नोलॉजी माइट भी आने वाले समय में कौन बेच देगा? पाकिस्तान, हु नोज। हैं, तो ये सारी कंसर्न उनके द्वारा रेज किया जाना, फिर उसके बाद मतलब बहुत ही, और यूक्रेन के प्रति अपना कंसर्न जताना, नाटो के एक्सपेंडेशन पे, नाटो जिस प्रकार से एक्सपेंड कर रहा है खुद को उस पर कंसर्न जताना, तो ये एक ओवरऑल दिखाता है कि एक लीडर हाउ परफेक्टली मैनेज टू हैव ऑल द जियो पोलिटिकली इंटरनल एंड आउटर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स टू बी इन टू हिज माइंड। दैट्स वेरी इंप्रेसिव। और आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं एक चीज़ पे और प्रेशर करना चाहूँगा कि जो जॉर्ज बुश और पुतिन थे, इनके बहुत सारे वीडियोस भी आप देखे होंगे डांस करते हुए, दोनों के रिलेशन काफ़ी अच्छे भी थे, और दे रियली वांट टू इम्प्रूव द रिलेशन ऑफ यूएस एंड रसिया। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? और मैं एक चीज़ और इसमें रेज करना चाहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये लोग क्या करते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि एप्स्टीन फाइल हो सकता है कि पूरा रिलीज कर नहीं करेंगे ये सारे बुलेट करके, फोटो पे आंख लगा के, लेकिन दो देश के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, उनके ट्रांसक्रिप्ट को लीक करना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, तो दैट कुड बी वेरी बहुत, कल को पता चला मोदी जी और ट्रम्प की कुछ बातचीत हुई हो, बराक ओबामा की जो बातचीत हुई हो, उसको ये लोग लीक कर दें, यूज करना, उसके अगेंस्ट यूज करना। तो आने वाले समय में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसी लगी वीडियो, जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले समय इस प्रकार से और भी बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज आपके सामने आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।